आरसी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम अग्नेय जी की प्रसिद्ध कविता कलगी बाजरे की उस कविता का भावार्थ समझेंगे और साथ ही कविता को समझने से पहले हम कविता के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो कलगी बाजरे की जो कविता है वो अग्नेय जी की प्रसिद्ध कविताओं में से एक है। यह कविता हरि घास में क्षण भर काव्य संग्रह से लिया गया है। कि ये जो काव्य संग्रह है हरिघास में क्षण भर, तो उस काव्य संग्रह से इस कविता को लिया गया है। इस कविता में कवि ने अपनी जो प्रेमिका है उसकी तुलना तारा या चंपे की जो कली है उस जैसे पुराने प्रतीकों को छोड़कर चिकनी हरी घास और बाजरे की बाली से करते हैं। उनके अनुसार ये जो हरी घास और बाजरा है वो प्रेमिका के सुंदरता के निकट है। ये दोनों ही चीज़ें जो कि बाजरा और हरी घास है वो शहरवासियों के लिए जूही के फूलों से भी अधिक महत्वपूर्ण है। अग्नेय जी ने इस कविता के माध्यम से पुराने उपमान जो है तो उसको छोड़कर नए उपमान का प्रयोग किया है। यह कविता मूलतः प्रेम और प्रकृति को अभिव्यक्त करती है। तो अब हम कविता को समझेंगे कि कविता में क्या कहना चाह रहे हैं। तो मैं कविता को पढ़ूंगी, उसके बाद हम उसका भावार्थ देखेंगे। हरी बिछली घास डोलती कलगी चरहरे बाजरे की, अगर मैं तुमको ललाती सांझ की नभ की अकेली तारीख अब नहीं कहता, या शरद के भोर की निहार न्याही कोई टटकी कली चंपे की वगैरे तो नहीं कारण कि मेरा हृदय उथलाया कि सुना है, या कि मेरा प्यार मेला है, बल्कि केवल यही ये उपमान मेले हो गए हैं। देवता इन प्रतीकों के कर गए हैं कूच, कभी बासन अधिक घिसने से मुलमा छूट जाता है। तो यहाँ पे कवि कहना चाहते हैं कि जो कवि है वो अपनी प्रियतमा के सौंदर्य का चित्रण करने के लिए एकदम नए और अछूते उपमानों का प्रयोग कर रहे हैं। कि वो सौंदर्यता के लिए जो परंपरागत पुराने उपमान है तो उसका प्रयोग का निषेध करते हैं। कि जो परंपरागत चलने वाले पुराने जो उपमान है तो उस उपमानों का प्रयोग का स्पष्ट निषेध करते हैं। वो जो सायंकाल जब आकाश पश्चिम दिशा में लाल हो जाता है तब सर्वप्रथम जो तारा टिमटिमाता हुआ दिखता है, कवियों ने अपनी प्रियतमा के सौंदर्य को प्रायः उसी से ही उपमानित किया है। अथवा जो शरद ऋतु में प्रातः काल ओस कणों से जो भीगी हुई कुमुदिनी यानी कि जो चंपा है तो उसकी जो कली है तो उसको प्रिया के सौंदर्य का उपमान बनाया है। यहाँ पे अग्नेय उन सभी परंपरागत उपमानों को तिरस्कृत करके अपनी प्रियतमा के सौंदर्य को हरी मुलायम घास और हवा के हल्के झोंके से हिलती बाजरे की लंबी पतली बालों से उपमानित किया गया है। वे कहते हैं कि जो हरी मुलायम घास और बाजरे की लंबी जो पतली बालों को अरुणित आकाश के उदित चमचमाते तारों तथा ओस से भीगी कुमुदिनी और चंपे की जो कलियों की तुलना है तो वो मैं साधारण मानकरण या जो समझने की भूल नहीं करना चाहता कि कवि का ये जो प्यार पूर्ववर्तियों के प्यार की तुलना में ओछा अपवित्र अथवा अगंभीर है। यहाँ पे जो नवीन उपमाएं हैं तो उससे अपनी प्रिया के सौंदर्य को उपमानित करने का कारण यह है कि परंपरागत को ये जो उपमाएं है वो अब सौंदर्य को संप्रोषित करने के लिए शक्ति नहीं रही। मतलब वो जो पुरानी हो गई है, जो पुराने उपमान है वो मैले हो चुके हैं। तो यहाँ पे जो कवि है तो वो अपनी प्रियतमा के लिए नए उपमानों का आविष्कार करते हैं। जैसे कि जिस प्रकार धातु के बर्तन को बार बार घिसने से उसे ऊपर की जो चमकदार परत है वो समाप्त हो जाती है, या यहाँ पे लिखा है ना जी कि कभी बासन अधिक घिसने से मुलमा छूट जाता है, यानी कि बर्तन है तो उसे बार बार घिसने से उसकी जो चमकदार होती है वो निकल जाता है, छूट जाती है। तो यहाँ पे जो बर्तन है उसका रंग फीका पड़ जाता है। उसी प्रकार उपमानों का भी पुनः पुनः प्रयोग करने से
उसकी जो सौंदर्य है तो उसको जो संप्रोषित करने की क्षमता, मतलब उसको उपमान जो सौंदर्य है, उसी प्रकार उपमानों का जो पुनः पुनः प्रयोग करने से उनसे जो सौंदर्य को सुप्रोषित करने की क्षमता है वो समाप्त हो जाती है। इसीलिए कवि ने परंपरागत उपमानों के स्थान पर नए और अछूते उपमानों के प्रयोग पर विशेष बल दिया है। आगे देखें तो मगर क्या तुम नहीं पहचान पाओगी, तुम्हारे रूप के तुम हो, निकट हो, इसी जादू की नीच किसी सहज गहरे बोध से, किस प्यार से मैं कह रहा हूँ अगर मैं यह कहूँ कि बिछली घास हो तुम, लहराती हवा में कलगी छर हरे बाजरे की। आज हम शहरार्थियों को पालतू मालंच पर सवरी जूही के फूल से, सृष्टि के विस्तार का, ऐश्वर्य का, औदार्य का, कहीं सच्चा कहीं प्यारा एक प्रतीक बिछली घास है, या शरद की सांझ के सूने गगन की पीठिका पर डोलती कल की अकेली बाजरे की। और सचमुच इन्हें जब जब देखता हूँ, यह खुला वीरान संस्कृति का घना हो सिमट आता है और मैं एकांत होता हूँ, समर्पित शब्द जादू है, मगर क्या समर्पण कुछ नहीं है। तो यहाँ पे कवि कहते हैं कि कवि पुनः अपने प्रियतमा से प्रश्न करते हैं कि क्या नवीन उपमाओं से मैं उसके सौंदर्य को उपमानित करने का कारण वह अपने रूप तथा उस रूप के प्रति कवि के असाधारण प्रेम को पहचानने में भूल कर बैठेगी। क्या उसे अपने रूप और कवि के जो प्रेम की असाधारणता है तो उसमें संदेह हो रहा है, उसे मतलब संदेह हो जाएगा। ऐसा होना स्वाभाविक है क्योंकि परंपरागत जो उपमान है उसके साथ हृदय का जैसा सामंजस्य स्थापित हो जाता है, वैसा नवीन उपमानों के स्थान वैसे ही नवीन उपमानों के साथ नहीं हो पाता। फिर भी कवि को विश्वास है कि नवीन जो उपमान है उसकी सहायता से जो चित्रित किए गए सौंदर्य और उस सौंदर्य के प्रति जो कवि का गहरा प्रेम है तो उसको समझने के लिए उसके प्रिया से कोई चूक नहीं होगी। आगे पंक्ति में कवि ने जो नवीन उपमान है तो उसके प्रयोग के औचित्य को सिद्ध करने का प्रयास किया है कि एक तर्क वह पहले ही प्रस्तुत कर चुके हैं कि वह यह कि पुरानी वो जो परंपरागत उपमान है वो स्थान पर नवीन अछूती उपमानों से सौंदर्य को अधिक सफलतापूर्वक सुशोभित किया जा सकता है। लेकिन अब वह दूसरा तर्क प्रस्तुत कर रहे हैं कि वह कहते हैं कि आजकल के शहरी कवियों का गमले में पाल पोष कर बड़े किए ये जो जूही के आदि फूल होते हैं वो विशेष परिचय रहता है। वे प्रकृति के उन्मुक्त वातावरण में स्वतंत्र रूप से जो विकसित वनस्पति और जो फूल पौधे हैं तो उसके सौंदर्य से अपने हृदय का तादात्म्य नहीं स्थापित कर सकते। इसलिए वो जो कवि है वो आवश्यक समझाते हैं कि सृष्टि के वास्तविक एवं स्वाभाविक सौंदर्य का बोध कराने के लिए प्रयत्न पूर्वक कृत्रिम रूप से ही हमें उगाए हुए फूल पौधे की जगह खेतों, जंगलों, मैदानों में स्वतः उगने वाले फूल पौधे वनस्पतियों से सौंदर्य को उपमानित किया जाए। इसलिए कवि ने अपनी प्रिया के सौंदर्य को हरी मुलायम घास तथा बाजरे की जो कलगी है उससे उपमानित किया है। कवि कहते हैं कि जो उसने जो कुछ कहा है वह केवल कहने के लिए नहीं है, वह उसका अपने हृदय की गहराइयों में अनुभव कर रहे हैं कि जो गमले में उगाए गए जो फूल है वो अपेक्षा हरी घास है और उन्हें देखकर कवि को प्रकृति के स्वाभाविक सौंदर्य का ही अधिक वास्तविक और वो जो बाजरे की कलगी के जो सचमुच उसके जो हृदय में प्रकृति के प्रति अधिक आकर्षण मतलब उत्पन्न करती है और उन्हें देखकर कवि को प्रकृति के स्वाभाविक सौंदर्य का ही अधिक वास्तविक और गहरा बोध होता है। यहाँ तो सच है कि जो शब्द है उसमें बड़ी शक्ति होती है, लेकिन कभी कभी इसका अपवाद भी देखने को मिलता है। हम शब्दों से जो नहीं व्यक्त कर पाते उसे मौन रहकर व्यक्त कर देते हैं। कभी कभी जो मौन है वो समर्पण मुखर अभिव्यक्ति से अधिक मूल्यवान हो जाता है। तो मुझे आशा है कि आपको कविता समझ आई होगी।
तो ये थी अग्नय की कविता कलगी बाजरे की। तो हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।